हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीके यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का चैंपियंस ऑफ जीके के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 15 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और इस पूरे वीडियो की PDF फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है, वहाँ पर जाकर के आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @चैंपियंस ऑफ जी, इसे भी ज्वाइन कीजिएगा। इस चैनल पर आपको बहुत सारी क्विज स्टडी मटेरियल जो है वो स्टडी के लिए उपलब्ध होगा। तो शुरू करते हैं हम 15 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे हमेशा की तरह 14 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। ये सारे क्वेश्चन जो वन लाइनर्स होंगे और डिटेल जो है वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में समझाया है। तो हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बीते दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम डिटेल में वर्तमान दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और लास्ट में मैं आपसे क्विज के माध्यम से एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपको उसका आंसर पता है तो उसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारे डेली वीडियो का रूटीन है। तो 14 मई के करंट अफेयर्स का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, TDB यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर कौन सा डिजिटल सम्मेलन हाल ही में शुरू किया है। तो ये कोरोना वायरस के कारण जो देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी कमी आई है तो उसको बढ़ाने के लिए TDB और CII इन दोनों ने मिलकर एक रीस्टार्ट नाम का डिजिटल सम्मेलन जो है भी आयोजित किया था। तो इसमें जो अर्थव्यवस्था है भारत की उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए इस पर जो चर्चा की गई थी। तो इस डिजिटल सम्मेलन का नाम था रीस्टार्ट। तो जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो याद रखिएगा कौन कौन सी दो संस्थाएं हैं, एक तो ये TDB और एक है CII। TDB मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और CII का मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो इन दोनों ने मिलकर रीस्टार्ट नाम का एक डिजिटल सम्मेलन जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए आयोजित किया है। और इसका उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी उन्होंने किया था। फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर UCI ने कितने साल का हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये फ्रेंच के थे साइक्लिस्ट, इनका नाम था रेमी डी ग्रेगोरियो। इनके ऊपर UCI ने अभी हाल ही में 4 साल का प्रतिबंध लगाया है क्योंकि इन्होंने डोपिंग टेस्ट जो है इनका पॉजिटिव आया था, यानी कि इन्होंने प्रतियोगिता के दौरान ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। तो ऐसी स्थिति में UCI जो कि एक संस्था है साइकिलिंग को कंट्रोल करती है पूरे विश्व में, तो उन्होंने फ्रेंच साइकिलिस्ट हैं ये रेमी डी ग्रेगोरियो, इनके ऊपर 4 साल का जो है वो खेलने से प्रतिबंध लगा दिया है। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, किस प्रसिद्ध अमेरिकी कॉमेडियन का निधन हाल ही में हो गया है। तो इनका नाम है जेरी स्टिलर। ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे जिनका स्वास्थ्य जो है काफ़ी खराब चल रहा था कुछ दिनों से, तो इनका निधन हो गया है, जेरी स्टिलर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंडिंग फ्रीडम किसके जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक है। तो ये प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल इनके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। पांचवा क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, किस राज्य में FIR आपके द्वार योजना जो है वो शुरू की गई है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में पुलिस विभाग के द्वारा FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है। इसमें डायल 100 के माध्यम से आप पुलिस को बुला करके जो है वो घर पर ही FIR लिखवा सकते हैं। तो ये हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के जो चुनिंदा 23 पुलिस थाने वहाँ पर इसको पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लागू किया गया है। अगर ये योजना सफल होती है तो फिर आगे इसे और भी जगह जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये FIR आपके द्वारा योजना से ही एक योजना और जुड़ी हुई है जो मध्य प्रदेश में जो पूर्व सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने स्टार्ट की थी, आपके सरकार आपके द्वार योजना। ये भी याद रखिएगा, आपकी सरकार आपके द्वार। ये योजना मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री का नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान। तो FIR आपके द्वार योजना ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के बीच सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा जिसको हम बोलते हैं बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। तो कल मैंने डिटेल में काफ़ी अच्छे से बताया था आपको। तो जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है वहाँ पर केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जो हाल ही में जीता है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 7वां क्वेश्चन है, किस देश ने अपने एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो ये इजराइल है, वहाँ पर एक सड़क का नाम जो है वो हमारे भारत के जो साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला था 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनके नाम के ऊपर इजराइल ने अपने एक सड़क
का नाम रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको आप। क्वेश्चन नंबर 8 था, किस राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा का विधायक का जो पद है वह, यानी कि उनका जो विधायक पद का जो चुनाव था वो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो ये गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ये विधायक थे गुजरात के, और ये शिक्षा मंत्री का पद भी इनके पास था। तो हाई कोर्ट ने इनकी उम्मीदवारिता जो थी वो रद्द कर दी है। तो ये गुजरात के थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंद महासागर में चीन भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर किस देश में कृत्रिम द्वीप, जिसको हम आर्टिफिशियल आइलैंड बोल सकते हैं, ये बना रहा है। तो ये मालदीव में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे भारत को काफ़ी चिंता का विषय है भारत के लिए कि चीन जो है भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर ही एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। तो ये चीन किस उद्देश्य से बना रहा है ये आगे के दिनों में हमें पता चलेगा। मालदीव की राजधानी माले है, याद रखिएगा ये भी आप। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, किस देश ने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता। ये चीन के अंदर एक प्रतियोगिता हुई थी चेस की जिसका नाम था FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप। ये चीन के द्वारा जीता गया है, और इसमें जो रनर अप यानी कि जो सेकंड स्थान पर रहा है वो अमेरिका, और भारत की इसमें जो पोजीशन थी वो चौथे नंबर पे थी, याद रखिएगा। ये ऑनलाइन हुई थी प्रतियोगिता। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। स्टैटिक जीके में मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, नीला ग्रह किसे कहते हैं हम, तो ये हम पृथ्वी को कहते हैं कि जितने भी ग्रह हैं 8 उनमें पृथ्वी पर ही जो है वो जीवन संभव है, और जल की उपस्थिति का पता यहाँ पर लगा है। तो जल की सर्वाधिक मात्रा के कारण ही जो पृथ्वी का रंग जो नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा स्टैटिक जीके का, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो कब शुरू किया गया था। तो ये 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस का रिवीजन। 14 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के रिवीजन मैंने आपको करवाया है। अब कल मैंने आपसे एक क्विज़ पूछी थी, यानी कि 14 मई की क्विज़ थी हमारी। WHO जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इन्होंने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेदार किसे बताया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था चमगादड़। ठीक है, बैट। चमगादड़ जो है वो WHO के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। तो ये ब्लूमबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया कि कोविड-19 की जो उत्पत्ति है और जो इसका जो संक्रमण फैला है चमगादड़ के कारण फैला। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग इसमें अटकलें लगा रहे थे कि ये चीन के द्वारा बनाया गया वायरस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका खुलासा हो चुका है कि कोविड-19 का जो वायरस है चमगादड़ के कारण ही फैला है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है करेक्ट, वो सभी बधाई के पात्र हैं। तो लास्ट में मैं वीडियो में आज फिर आपसे एक क्विज पूछूंगा, उसका भी क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट्स करके उसको बताइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम 15 मई की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस नए अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की जो हाल ही में घोषणा की है। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके द्वारा चलाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। इस अभियान का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसमें कहा गया है कि भारत को जो है अब आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और इसके तहत जो है 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की जो है घोषणा की गई है। कुछ इसमें थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत में जो ये जो अभियान है इसमें 5 बातें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि इसमें 5 मजबूत स्तंभ जिसको हम पिलर बोल सकते हैं वह रहेंगे इस अभियान के। पहला है अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी, जो कि क्वांटम जंप लगाएगी ऐसा अनुमान है। और बुनियादी ढांचा इसमें यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत किया जाएगा, जो कि आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। और तकनीकी आधारित सिस्टम जो है वो डेवलप किए जाएंगे, जिससे जो है कम समय में ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन हो। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखा जाएगा इस बजट में। और आबादी, और जिसको हम वाइब्रेंट डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं, और मांग, आबादी और मांग, ये भी आप याद रखिएगा, डिमांड। और हमारी अर्थव्यवस्था के डिमांड और सप्लाई चेन के चक्र को पूरा करने की ज़रूरत है, ऐसा माना जा रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, और ख़ास तौर पर लोकल सामान खरीदने पर जो जोर दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी शहर वगैरह में जो सामान का उत्पादन होता है तो लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आप वहीं से जो सामान को खरीदें। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन 5 बातों पर ध्यान दिया जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, तकनीकी आधारित सिस्टम, और आबादी और मांग। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो इस अभियान के तहत जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। इस अभियान का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत की है।
तो आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज कोरोना वायरस से निपटने के लिए घोषित किया गया है, ये हमारी जीडीपी जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत है। तो ये जो आर्थिक पैकेज कोरोना से निपटने के लिए बनाया गया है 20 लाख करोड़ रुपए, ये जो हमारी जीडीपी है उसका मात्र 10% है। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको हम थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज जो ये बनाया गया है, ये हमारे देश की कुल जीडीपी का लगभग 10% के आसपास है। ठीक है, और देश की जीडीपी इस वक्त तकरीबन 210 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये 20 लाख यानी कि 10% के आसपास रहेगा। इसके अलावा अन्य देश जो है देख लेते हैं हम, जापान, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और चीन, ये काफ़ी बड़े बड़े देश हैं। इन्होंने कोरोना 19 से निपटने के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी का जो है वो यूज़ किया है। तो जापान ने अपने जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा जो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डिसाइड किया है। तो जापान का सर्वाधिक इसमें जीडीपी का सबसे ज़्यादा परसेंटेज 20%। ठीक है, भारत का लगभग 2 गुना है, भारत का है 10%। अमेरिका ने अपने जीडीपी का 14% जो है वो कोरोना रिलीज पैकेज के नाम किया है, और जर्मनी ने किया है 10.7%। यानी कि जर्मनी और भारत का जो है वो पैकेज लगभग बराबर है। ब्रिटेन ने अपने जीडीपी का 5% जो पैसा है वो कोरोना पर खर्च करने के लिए प्लान बनाया है, और चीन ने जीडीपी का लगभग 4% यानी कि 3.8% हिस्सा राहत पैकेज के लिए खर्च करने का प्लान बनाया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड, याद रखिएगा आप। एक बार और दोहरा देता हूं मैं आपको। भारत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज की जो घोषणा की है, यह हमारे जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो ये मात्र 10%। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी का डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले वन लाइनर में कि क्या होता है जीडीपी, तो यह देश की आर्थिक हेल्थ के बारे में बताता है। और भारत में जीडीपी का जो आंकड़ा है वह एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा जो जारी किया जाता है। और इसका एक फार्मूला भी आप याद रखिएगा, जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। जीडीपी का फार्मूला होता है जीडीपी इक्वल्स टू C+I+G+X-M। ठीक है, इसमें पूरा थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। सी का मतलब होता है कंज्यूमर एक्सपेंसेस, यानी कि कंज्यूमर के ऊपर कितना एक्सपेंसेस किया जा रहा है वो। आई का मतलब होता है इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंडस्ट्रीज के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर कितना खर्च हो रहा है विभिन्न योजनाओं में। और एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, और एम का मतलब होता है इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को जो है वो माइनस किया जाता है, उसके बाद सबका टोटल लगाया जाता है, जो जीडीपी तब निकलती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जीडीपी का फार्मूला जीडीपी इक्वल्स टू होता है C+I+G+X-M। ठीक है, और जीडीपी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अभी जो आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की गई है 20 लाख करोड़ रुपए की, तो ये हमारा जीडीपी का लगभग 10% है। ठीक है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया है। तो पहले थे अनीता करवाल, तो अनीता करवाल को अब रिप्लेस करेंगे मनोज आहूजा, यानी कि अब नए सीबीएसई के जो अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे मनोज आहूजा। तो मनोज आहूजा जो है ये मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर आईएएस वगैरह लोगों की जो ट्रेनिंग्स होती है, तो इसमें विशेष निदेशक थे ये, लेकिन अब ये सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये अनीता करवाल की जगह लेंगे। ठीक है, और ये जो आहूजा है ये 1990 यानी कि 1990 बैच के ओडिशा संवर्ग के आईएएस कैडर के अधिकारी है। तो अब सीबीएसई का जो नया अध्यक्ष होंगे वो होंगे मनोज आहूजा, और ये किसका स्थान लेंगे, ये लेंगे अनीता करवाल का। फोर्थ क्वेश्चन है भारत में होने वाला फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप की नई तिथि क्या तय की गई है। ठीक है, तो ये 17 फरवरी से 7 मार्च को होंगे। ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पर सही होगा 2021 में। हालांकि ये पहले होना था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के कारण इसका समय जो है थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। तो अब ये भारत में होने वाला, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। तो फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप की जो नई तिथि है वो है 17 फरवरी से 7 मार्च 2021। इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ये हालांकि हमारे भारत के जो 5 शहर है, एक तो कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नवी मुंबई में खेला जाना थे, और इसका जो फाइनल मैच डिसाइड किया गया था वो नवी मुंबई में डिसाइड किया गया था। ठीक है,
और फीफा ने ये भी बताया कि इस टूर्नामेंट के जो नियम है और मापदंड है वो सारे वही रहेंगे, और बस समय जो है थोड़ा सा बढ़ गया आगे, बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वही रहेंगे। तो जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है फीफा, जिसको हम फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने घोषणा करी है कि महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप इसी साल 2 से 21 नवंबर 2020 को होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण उसकी तिथि जो है वो आगे बढ़ा दी गई है, ठीक है। और अब कब होगा ये होगा 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 में। और इसमें भारत समेत जो 16 टीमें भाग लेगी, और भारत जो इसमें मेजबान देश था, तो मेजबान देश होने के कारण भारतीय टीम को क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इसमें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड याद रखिएगा आप। तो भारत में होने वाला जो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप था वो 2020 में होने वाला था, लेकिन उसकी तिथि बढ़ा करके अब कर दी गई है 17 फरवरी से 7 मार्च 2021। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल बुनाई को जो जीआई टैग हाल ही में प्राप्त हुआ है? तो बहुत सारी चीज़ों को अभी जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग के बारे में मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी कई बार बताया है कि ये जीआई टैग उस वस्तु या पदार्थ को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष की जो है वो पहचान होती है, यानी कि वो पदार्थ या चीज़ उस क्षेत्र में ही विशेष रूप से पाया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तेलिया रुमाल ये बुनाई इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये तेलंगाना का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। तेलंगाना का जो ये तेलिया रुमाल है इसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ जीआई टैग बता देता हूँ जो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताए थे। एक तो मणिपुर का जो ब्लैक चावल है, काला चावल, उसको भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, और एक गोरखपुर का जो टेराकोटा है उसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, और तमिलनाडु की एक मूंगफली की मिठाई भी थी जिसका नाम मैंने आपको बताया था, उसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उसका नाम था कदलाई मिट्टी। कदलाई मिट्टी को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तमिलनाडु की मिठाई है विशेष प्रकार की। और कश्मीरी केसर जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है उसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ। तेलिया रुमाल ये बुनाई है एक प्रकार की, इसको जीआई टैग मिला है और ये तेलंगाना में प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तेलिया रुमाल ऐसी दोहरी बुनाई है जिसकी शुरुआत जो है वो आंध्र प्रदेश के चिराला में हुई थी, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और तेलिया रुमाल 3 विशेष रंग, जैसे कि एक तो लाल, काला और सफ़ेद, इन 3 रंगों में बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है वो तेलिया रुमाल रखा है। और विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक है। निज़ाम के राजवंश के दौरान आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के एक छोटे से पिछड़े गांव पुटुपका में लगभग 20 परिवार ने जो है ये हथकरघा के माध्यम से इस तेलिया रुमाल बनाने की जो शुरुआत की थी, लेकिन समय के साथ साथ इसकी मात्रा और बढ़ती गई और ये प्रसिद्धि की ओर बढ़ता गया। तेलिया रुमाल राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी चढ़ाया जाता है, और हैदराबाद के निज़ाम की तत्कालीन अदालत में राजकुमारियों द्वारा तेलिया रुमाल को घूंघट के रूप में भी पहना जाता है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये हालांकि अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया है, तो ये जो तेलिया रुमाल बुनाई का जो जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है ये अब तेलंगाना के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। और ये जो गांव है इस गांव का भी नाम याद रखिएगा, इस गांव का नाम है पुटुपका, ठीक है। हालांकि पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ही था, लेकिन अब ये राज्य अलग हो गया है, तो ये जो पुटुपका गांव है ये अब तेलंगाना में आ गया है, ठीक है। तो तेलंगाना का है ये तेलिया रुमाल, त से याद रख सकते हैं आप, तेलंगाना तेलिया रुमाल 3 रंगों से मिलकर बना है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 3 रंग है, लाल, काला और सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी जीआई टैग से ही संबंधित है। किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा झारखंड। झारखंड की एक पेंटिंग है जिसका नाम है सोहराई खोवर पेंटिंग, इसको भी जीआई टैग मिला है। कुछ थोड़ा सा इसमें डिटेल देख लेते हैं हम। इसके लिए आवेदन किया था सोहराई कला महिला विकास सहयोगी समिति लिमिटेड ने ये आवेदन किया था। मैं आपको बता दूं कि जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको रिन्यूअल करने के लिए वापस से आवेदन करना पड़ता है। तो इन्होंने आवेदन किया था। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग में स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करके बनाई जाती है। यह उस जगह की स्थानीय आदिवासी महिलाओं की ओर से बनाई जा रही एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है। भित्ति मतलब दीवारों पर यह पेंटिंग की जाती है। और हजारीबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय ये पेंटिंग बनाई जाती है। इस पेंटिंग में डॉट्स और लाइन है, जानवरों के आंकड़े हैं, पौधों की विशेषता जो रहती है उसको ड्राइंग किया जाता है, जो अक्सर धार्मिक आइकनोग्राफी का प्रतिनिधित्व करती है। रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कभी आप गए हो, या फिर हजारीबाग गए हो, या टाटा नगर रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा
ठीक है ना, वहाँ पर इसी प्रकार की जो चित्रकला बनाई गई है, यानी कि सोहराई खोवर चित्रों से उस हवाई अड्डे को, रेलवे स्टेशन को सजाया गया है। तो उसी को भी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, सोहराई खोवर पेंटिंग ये झारखंड राज्य की है, जिसको जीआई टैग अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। तो अब जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम्स में बनेंगे ही बनेंगे। तो मैं बता देता हूँ एक बार और फटाफट आपको। एक मणिपुर का काला चावल जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, गोरखपुर का टेराकोटा है उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तमिलनाडु की एक मिठाई जिसका नाम है कदलई मित्तई उसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, और कश्मीर की जो केसर है जिसको हम कश्मीरी केसर बोलते हैं उसको भी अभी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और ये सोहराई खोवर पेंटिंग, ठीक है, जो कि झारखंड की है, इसको भी अभी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और एक और मैं बता देता हूँ आपको, ये तेलिया रुमाल जो कि तेलंगाना का है, इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो 4-5 चीज़ों को जो अभी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 15 मई का। अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की अभी हाल ही में घोषणा की है। तो भारत सहित कई देश जो है वो आर्थिक स्थिति से कोविड-19 के कारण जूझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार को जो है वो कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। तो ये भारत सरकार को कितना मिलियन देंगे, 3.6 मिलियन डॉलर की जो है आर्थिक सहायता प्रदान करेगा अमेरिका का सीडीसी। तो सीडीसी जिसको हम बोलते हैं सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा भारत को 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी। और इस राशि का जो उद्देश्य है वही है जो मैंने बताया आपको, कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना है, और साथ ही यह भारत की रोकथाम तैयारियों और प्रतिक्रिया गतिविधियों का भी सहयोग करेगा। यानी कि कोविड-19 के कारण जो हमारे अभी कैंपेन चलाए जा रहे हैं कोरोना वायरस को रोकने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है, टेस्टिंग किट वगैरह बनाने के लिए, उसमें इस राशि का उपयोग होगा। इसके अलावा यह भारत को सार्स कोविड-2 परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयास में काफ़ी मदद करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है धनराशि, 3.6 मिलियन डॉलर जो है अमेरिका के सीडीसी द्वारा भारत सरकार को प्रदान की गई है कोविड-19 से लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट जो है विकसित किया है। तो ये विकसित किया इटली के द्वारा, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं कि भारत ने भी कोविड-19 से निपटने के लिए एक ऐप विकसित किया जिसका नाम है आरोग्य सेतु। तो ये भी आप याद रखिएगा, आरोग्य सेतु के बारे में आपने कई एडवर्टाइज भी पढ़े होंगे। अगर आप भारत में निवास करते हैं और आपको कोविड-19 के पेशेंट्स की जानकारी वगैरह चाहिए, आपके आसपास अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो उसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप आरोग्य सेतु जो है वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो ऐसा ही एक ब्रेसलेट विकसित किया गया है, घड़ी के आकार का होता है, जिसको कलाई पर हम बांध सकते हैं। इसका नाम है आई फील यू ब्रेसलेट, ठीक है। तो ये इटली के द्वारा विकसित किया गया है। ये भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रेस या लोकेट करने के लिए किया गया है। थोड़ी सी इसमें डिटेल देख लेते हैं हम। जिनोवा स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। घड़ी के आकार का होता है यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, जिससे दूसरे ब्रेसलेट ने नज़दीक आने का जो है पता चल जाता है इसमें। और हालांकि GPS का इस्तेमाल नहीं करता है, जिसके कारण उपयोगकर्ता की लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। यह तभी संकेत देकर याद दिलाता है जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जो पालन न किया जा रहा हो। यानी कि अगर आपके ज़्यादा नज़दीक आ रहा है तो ये जो है सिग्नल देगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पता चलेगा। तो इटली में शुरू किया गया। इटली के जो राष्ट्रपति वर्तमान में उनका नाम है सर्जियो मैटेरेला ट्रेंडिंग। इटली की राजधानी रोम है और इटली के अंदर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है इतालवी लीरा। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप याद रखिएगा। तो आई फील यू ब्रेसलेट किसने विकसित किया? इटली के द्वारा ये विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को जो कौन से स्थान पर रखा है? तो भारत का इसमें स्थान है 75 नंबर पर, यानी कि 75वें नंबर पर। विश्व आर्थिक मंच की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इन्होंने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 75वें नंबर पर रखा है। कुछ थोड़ी सी इसमें डिटेल हम देख लेते हैं। ETI यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में सबसे टॉप कौन है? तो यह याद रखिएगा, स्वीडन को टॉप किया गया है, यानी कि स्वीडन इस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। और भारत की जो स्थिति ये भी आप याद रखिए 75 नंबर पे है। सेकंड स्थान पर है स्विट्जरलैंड और फिनलैंड जो है उसमें तीसरे स्थान पे। तो पहले पे हो गया स्वीडन, दूसरे पे स्विट्जरलैंड और तीसरे पे फिनलैंड। कौन से इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की। और भारत इसमें काफ़ी पीछे हैं 75 नंबर पर, लेकिन हालांकि इसमें काफ़ी भारत का सुधार हो रहा है। हर साल जो है भारत 1 या 2 स्थान ऊपर खिसकता जा रहा है।
तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने साल 2015 से लगातार साल दर साल जो है प्रगति की है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब आने वाले कुछ समय में हम जो है हम भी टॉप पर 1, 2, 3 नंबर पर पहुंचेंगे। देखते हैं इसमें कितना वक्त लगता है। यहाँ पर WEF की बात आई है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो इसके संस्थापक और अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है क्लाउस श्वाब, याद रखिएगा आप। और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये पूछा जाता है, ये जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं आपको इसमें बता देता हूँ। विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान पर रखा है? तो भारत का स्थान है इसमें 75 नंबर पर। और टॉप पर कौन है? टॉप पर है स्वीडन, सेकंड पर है स्विट्जरलैंड और थर्ड पर है फिनलैंड। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक भी आप याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया है। इनके अध्यक्ष और संस्थापक है क्लाउस श्वाब और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। करंट अफेयर्स का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 मई का, उसके बाद हम स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो NDB ने भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता देने की जो ये हाल ही में घोषणा करी है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो NDB यानी कि नेशनल, ये हालांकि इसको हम बोलेंगे NDB को न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो है भारत के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा इसमें की है? तो NDB भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता देगा? तो ये देगा 1 बिलियन डॉलर। ठीक है, 1 बिलियन डॉलर जो है भारत को दिए जाएंगे NDB की तरफ से। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। तो थोड़ा सा इसमें मैं आपको और बता दूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये क्यों बनाया गया? ये ब्रिक्स जो देश है हमारे, ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? एक तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन देशों की मदद करने के लिए जो बैंक बनाया गया, इस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम शॉर्टकट में NDB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये भारत को आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए 1 बिलियन डॉलर की जो राशि प्रदान करेगा। और थोड़ा सा इसमें और हम डिटेल देख लेते हैं। यह कार्यक्रम भारत को जरूरी स्वास्थ्य देखभाल संसाधन प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा के घेरे को मजबूत करने में काफ़ी मदद करेगा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया की प्रणालियों के लिए लचीलेपन में सुधार करेगा और भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार की सुविधा प्रदान करेगा। तो वर्तमान में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, इनका भी आप नाम याद रखिएगा, ये है KV कामत। और ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश जो आते हैं ब्रिक्स के अंदर। ठीक है, और अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए ही जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो फंडिंग करता है इन 5 देशों को करेगा, एक तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन 5 देशों को मिलाकर के ही बना है ब्रिक्स। ठीक है, और अभी ब्रिक्स का जो एक सदस्य देश है भारत, उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो 1 बिलियन डॉलर की राशि आपातकाल सहायता के लिए देने की घोषणा की है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आज स्टैटिक जीके का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन है। ठीक है, याद रखिएगा आप। और हाइड्रोजन का संकेत होता है H2। ठीक है, और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी, मैंने आप बता देता हूँ मैं आपको, मेंडलीव की आवर्त सारणी अगर आपने देखी हो तो कुछ इस प्रकार की होती है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहले वर्ग का ही तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन। और इसका परमाणु क्रमांक भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का संकेत होता है H और इसका परमाणु भार भी अगर आपसे पूछ ले तो वो भी 1 ही होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो आविष्कार है वो किसने किया था, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले इन्वेंट किया था हेनरी कैवेंडिश ने, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व अगर आपसे पूछ ले तो वो है हाइड्रोजन। इसके अलावा ऑक्सीजन का संकेत होता है O2, ये भी याद रखिएगा। नाइट्रोजन को हम बोलते हैं N2 और सल्फर का संकेत होता है S। ठीक है, तो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, होम्योपैथी दिवस जो है हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये हम हर साल मनाते हैं 10 अप्रैल को। तो इस साल जो ये मनाया गया था 10 अप्रैल को मनाया गया था, सॉरी। और विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ये किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो सैमुअल हनीमैन है, जिनको होम्योपैथी का जनक हम कहते हैं, तो सैमुअल हनीमैन के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल 10 अप्रैल को जो है वो होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। तो ये था हमारा स्टैटिक जीके का दूसरा क्वेश्चन। अब बारी आती है आज की क्विज़ की। आज का आपका प्रश्न है सभी स्टूडेंट्स के लिए, भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? मिशन फतह, मिशन सागर, वंदे मातरम या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन को एक बार और दोहरा देता हूं मैं। भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? मिशन फतह, मिशन सागर, वंदे मातरम मिशन या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर्स बताइए। तो फ्रेंड्स, ये था 15 मई की करंट अफेयर्स और स्टडी जीके का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने क्विज पूछी इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।